तो चलो दोस्तों, कैसन बा, क्या हाल चाल बा सर? आज क्या पढ़ना है? हाँ, आज अगला पड़ाव पढ़ना है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस प्रोफेशन, है ना। पहले ये पढ़ते हैं। सर बहुत ही आसान आसान बातें हैं, बिल्कुल मुश्किल वाली बात नहीं है ना। बस हमें ये ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें उसके लिए क्या चीट कोड याद करने हैं ना। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे चीट कोड पे फोकस किया करो, जो हमें बहुत सारी केस स्टडीज करने से पता लगता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट से रिलेटेड है। सबसे पहला चीट कोड कहता है कि मैनेजमेंट आर्ट क्या होता है, मैनेजमेंट को आर्ट कैसे कहा जाता है। सर मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि बाबू मैनेजमेंट बिल्कुल एक जैसे आर्टिस्ट काम करता है ना, बिल्कुल मैनेजमेंट भी कैसे करता है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। सर एक आर्टिस्ट कैसे काम करता है? जैसे तुमने कई बार, आर्टिस्ट कौन हो सकता है ना, जो सिंगिंग कर रहा है वो भी आर्टिस्ट है, राइट, क्रिकेट खेल रहा है वो भी आर्टिस्ट है, जो पियानो बजा रहा है वो भी आर्टिस्ट है। तो ये सारे लोग क्या होते हैं? ये सारे लोग आर्टिस्ट होते हैं। यानी कि जो आर्टिस्ट होता है वो हमेशा पहला चीट कोड पर्सनल एप्लीकेशन, अगर ये एग्जाम में लिखा मिला तो क्या लगाना है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है ना। दूसरा, अगर वर्ड क्या लिखा मिला? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, तो क्या लिख के आना एग्जाम में? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। बात समझ में आई? यानी कि एक आर्टिस्ट जो काम करता है वही मैनेजमेंट के लोग करते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो भैया हमने बोला ठीक है भाई, बुला लेते हैं। किनको बुला लेते हैं? आर्टिस्ट को बुला लेते हैं और मैनेजमेंट से कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाबू, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने आर्टिस्ट लोगों को इकट्ठा कर लिया, है ना। AR रहमान को बुला लिया, किसी एक्टर को बुला लिया, अरिजीत सिंह को बुला लिया, आर्टिस्ट लोगों को इकट्ठा कर लिया। तो हमने पूछा आर्टिस्ट लोगों से, भाई तुम ऐसे क्या कर लेते हो? तो आर्टिस्ट लोग कह रहे हैं भैया देखो, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी करना हो, किताबें बहुत ज़रूरी हैं, है ना। तो सबसे पहले जब हम सिंगिंग सीखते हैं तो सिंगिंग सीखने पर हमें पता लगता है कि हमें बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं। कोड लिखवाता रहा हूँ भाई साथ साथ। बहुत सारी किताबें हैं जो किसके ऊपर है? सॉन्ग्स के ऊपर या राग के ऊपर, है ना। तो भैया आर्टिस्ट लोग कह रहे हैं भाई ये सब पढ़ने पड़ते हैं, मैं बताऊं खोपड़ी खुल जाती है हमारी, ये सब पढ़ने पड़ते हैं भाई। बहुत सारे रागाज, बुक्स ऑन इंडियन रागाज, इस तरीके से ना, तो बड़ी बड़ी किताबें आ रही हैं, ठीक है, दुनिया भर की किताबें आ रही हैं देखो, और कितने लोग लिख रहे हैं भयंकर तरीके से, और कितने कितने पेज की हैं कुछ नहीं पता भाई। 370 पेज की एक रागाज की बुक है, बताओ। आदमी का दिमाग ही चल जाए भाई, है ना। इतने इतने पेज की किताबें पढ़ पढ़ के इंसान का दिमाग ही चल जाए। तो हमें भैया राग मालिका, राग भैरवी, राग जिज्ञासा, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है ना, राइट, तानसेन राग, ये इस तरीके से इतनी चीजें। तो अभी हम देखते हैं कि ये 7 तरह के सुर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा, नहीं भाई इससे भी आगे, मैं म्यूजिक क्या है, म्यूजिक इससे आगे भी है। तो किताबें पढ़ के आपको पता लगता है कि भैया हमें कौन कौन सी क्या करनी है बाबू, किताबें पढ़नी है। मैनेजमेंट के लोगों ने क्या बोला? हीरो मत बनो, तुम किताबें पढ़ रहे हो तो हम भी किताबें पढ़ रहे हैं। तुम्हारे हाथ में बिजनेस की किताब नहीं है क्या, है ना, तो हम भी क्या कर रहे हैं? बिजनेस की किताबें पढ़ रहे हैं। इसको मैनेजमेंट के लोगों ने नाम दिया थियोरेटिकल नॉलेज। सेम एग्जाम में लिखेंगे, थोड़ा याद करना पड़ेगा। देयर इज अ लिटरेचर ऑन डांसिंग, म्यूजिक। मैनेजमेंट क्या करता है? डेली प्रैक्टिस करता है, किताबें पढ़कर। लॉट्स ऑफ लिटरेचर अवेलेबल है मैनेजमेंट के लिए, इसलिए हम क्या बोलेंगे? आर्ट का ये चरित्र मैनेजमेंट के ऊपर क्या होता है बाबू? लगता है। फिर हमने पूछा आर्टिस्ट लोगों से और क्या करते हो? तो आर्टिस्ट ने बोला भाई हर एक काम को अपने पर्सनल तरीके से करते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे तुम देखोगे आजकल बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो सॉन्ग तो होता है एक, लेकिन वो 10 सिंगर ने गा लिया, सबने अपने स्टाइल, समझ रहे हो ना बात को? बोलो, एक सॉन्ग है ना, कोई सा भी, अब उसे अरिजीत सिंह भी गा रहा है, उसे भाई पुराने गानों के रीमेक, हाँ रीमेक बना दिए, ठीक है। अब पुराने गाने भाई कोई गाना गाया, किसी ने मोहम्मद रफ़ी ने गाना गाया, ठीक है, अब उसे अरिजीत सिंह ने गा दिया, उसे सोनू निगम ने गा दिया, उसे शान ने गा दिया, उसे
किसी और सिंगर ने गा दिया, समझ रहे हो बात को। तो एक गाने को बार बार रीमेक बना बना कर उसमें म्यूजिक बदल दिया, रीमेक बना दिया, सबका अपना अपना गाना एक है, लेकिन फिर भी किसी और के सुनने का भी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अपनी उसकी खुद की पर्सनल एप्लीकेशन होती है। बोलो भाई। तो आर्टिस्ट लोगों को ये बोला कि आर्ट, क्रिकेट सब खेल रहे हैं, गाना सब गा रहे हैं, एक्टिंग सब कर रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी पर्सनल स्किल्स है, इसलिए एक आर्ट हमेशा अपने आप को डिफरेंट बनाती है। तो हमने भी क्या बोला, मैनेजमेंट में भी क्या है बाबू, सेम है। मैनेजमेंट भी आर्ट की तरह पर्सनल स्किल है। सबके मैनेज करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है ना। मम्मी कह रही बता क्या बात हो गई, है ना। उसके बाद रेप्टे लगाए पापा ने, पहले 2 रेप्टे लगाए, अब बोला अब बता पापा आप क्या बताओ, अब तो लग गए, है कि नहीं बात। अब तो पहले लग गए बताने ना बताने में। सबके मैनेजमेंट करने का तरीका क्या है, अलग है। अब भाई मान लो आपने काम नहीं करके आए, तो पराग सर क्या करते हैं, मुक्ता सर अपने नहीं चाहते नहीं मारते, हाँ, और वो वाली क्लास छूट जाती है, फिर क्या करते हो उस क्लास का, ठीक है वीडियो हम लोग पता क्या करते हैं, ऐसे होता है ना सबको, हमारे तो नहीं करते भी 10-12 बच्चे साथ में है, ठीक है, बहुत मस्ती होती है सर उसके बाद यहाँ पे। हाँ तो भाई होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, तो क्या होगा, ये उनके मैनेजमेंट का अपना तरीका है ना। कोई और टीचर अलग तरीके से मैनेज करेगा, है कि नहीं बात, राइट। तो मैं क्या करूँ, मैं कह रहा हूँ भाई तुम क्लास में मत जाओ, मैं ही क्लास से बाहर चला जाता हूँ। तो अलग अलग टीचर है, तुम्हारा बोलना जरूरी, तो मैं चला जाता हूँ। तो अलग अलग टीचर का अलग अलग मैनेज करने का तरीका, सबका गोल एक ही है ना, पढ़ाना। और मैनेजमेंट का भी गोल एक ही है, मैनेजमेंट के गोल या प्रॉफिट अचीव करना। तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ भी मैनेजमेंट अपनी पर्सनलाइज स्किल से लोगों को, लेबर को टैकल करते हैं, ठीक है। फिर वही आती है प्रैक्टिस। ब्रूस ली की वीडियोस देखी होंगी तुमने, है ना, ठीक है। तो जो आज तक कोई नहीं कर पाया भैया, वो हमारे ब्रूस ली ने कर दिए, जैसे कि 1 हैंड पुशअप, फिंगर 2 फिंगर पुशअप, है ना, समझ रहे हो बात को। अरे सुन लो, तो अब जैसे ये वाला ब्रूस ली पिंक इससे खेल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, आज तक कोई नहीं खेल पाया, 2 और वो अकेला, और ये वो भी पता नहीं रैकेट नहीं क्या कहते हैं, नान चाट क्या, हाँ। तो भाई ये क्या है फिर, उसको दिख कैसे रहा है, ये समझ में नहीं आ रही बात। हाँ कैसे दिख रहा है, ये बात समझने वाली बात नहीं है। मुद्दा ये है कि उसने इस चीज़ की भयंकर प्रैक्टिस कर रखी है कि मैं रैकेट से नहीं खेलूंगा, मैं किसी डंडे से भी खेलूंगा, और घूमता रहेगा लगता रहेगा, और वहीं जाएगा सीधा प्रैक्टिस। तो ब्रूस ली ने बोला भाई प्रैक्टिस क्रिएटिविटी, और दिमाग में क्या, इमेजिनेशन। बोलो, प्रैक्टिस क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, ये तीनों वो चीज होती हैं जो एक आर्टिस्ट अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करता है, रोज प्रैक्टिस, है ना। विराट कोहली टीम का कैप्टन बन गया, तो उसके बाद तो खेलने वो प्रैक्टिस पे नहीं आएगा, रोज करनी पड़ेगी, है ना। बात में ना हट गया, वो बात अलग है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई किसी ने सबसे ज़्यादा रन बना दी दुनिया के, तो उसका मतलब प्रैक्टिस करना छोड़ देगा, नहीं, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी कि आपने ऐसा क्या किया जो लोग आपको अलग से पहचाने, क्रिएटिविटी, है ना, राइट। तो सहवाग की क्रिएटिविटी क्या थी, वो टेस्ट मैच में भी तेज खेलता था, ठीक है, या फिर टेस्ट मैच में भी वनडे की स्ट्राइक रेट से खेलना, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन करना कि मुझे खुद को इमेजिन करना है कि मैं किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करूंगा। तो आर्टिस्ट हमेशा प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से अपने आप को बढ़ाता है। तो हमने क्या बोला, तुम्हारे यहाँ प्रैक्टिस क्रिएटिविटी होती है, हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस क्रिएटिविटी होती है। मैनेजमेंट रोज प्रैक्टिस करता है, रोज इमेजिन करता है, रोज क्रिएटिविटी लगाता है, कैसे टारगेट को अचीव करना है, कैसे लेबर को कैसे लेबर को समझाना है। इसका मतलब हमने एक बात प्रूफ कर दी, क्या, अगर ये तीनों के तीनों चरित्र मैनेजमेंट पे लगते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं आज, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो हम हेंस प्रूव्ड मैनेजमेंट इज एन आर्ट,
ठीक है, दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट, दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट, और किताब वाला फीचर। तो 8 का चीट कोड जो बच्चे कह रहे हैं वो चीट कोड साथ साथ लिखवाता तो हूँ। 8 का चीट कोड ही क्या है बाबू? 8 ए से एप्लीकेशन ऑफ स्किल, आर से रेगुलर प्रैक्टिस, टी से थियोरटिकल नॉलेज कि प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी नॉलेज भी होनी चाहिए, बुक्स भी पढ़नी है। इसलिए अब ये प्रूफ हो जाती है बात कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। एग्जाम में लिख के आएंगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट, अभी कराऊंगा। ठीक है, अगली बात, फिर भैया साइंस वाले लोग आ गए। कौन? रेंचो आ गया, रेंचो। ठीक है, रेंचो को जानते ही हो। तो रेंचो ने बोला कि भाई हम साइंस सारी बातें कब करते हैं? साइंस से करते हैं। हम शादी में भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं? साइंस की तरफ से। हम साइंस की तरफ से। किसकी तरफ से आए? लड़के वाले की तरफ से, लड़की वाले की तरफ से? तो क्या बोलेंगे? हम साइंस की तरफ से आए। तो रेंचो जो कहता है कि भैया जो कुछ है साइंस है और कुछ भी नहीं है, तो हमने बोला भाई मैनेजमेंट भी साइंस है, फालतू मत बोला करो, है ना। हम मैनेजमेंट के लोगों को फालतू समझा रहे हैं, फालतू मत बोला करो। साइंस वाले कह लेंगे भाई चलो क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? मुकाबला कर लेते हैं। तो भैया हमने बुला लिया रेंचो को, जिसने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए 3 इडियट्स में, है ना। और फिर हमने बुला लिया मैनेजमेंट के महान लोगों को, मान लो कंपनी के डायरेक्टर को बुला लिया, मुकेश अंबानी जी को बुला लिया, जो मैनेजमेंट संभालते हैं इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी का। रेंचो कह रहा भाई ऐसे नहीं हो गए, हम किताबें पढ़नी पड़ती हैं। अंबानी जी में क्या पढ़नी पड़ती हैं? किताबें, है ना। साइंस की किताबें पढ़ रहे हैं। मुन्ना भाई ने भी किताबें पढ़ने के चक्कर में ही क्या किया था? किसको पेपर देने भेजा था? रुस्तम को, क्योंकि मुन्ना भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो साइंस में चाहे तुम डॉक्टर बन जाओ, चाहे इंजीनियर बन जाओ, या साइंटिस्ट बन जाओ, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हमें पढ़नी पड़ेंगी, नहीं पढ़नी पड़ेंगी? हमने कहा भाई हमें पढ़नी पड़े, हमने पढ़ रहे किताबें, तुम्हारे हाथ में किताबें नहीं, हमें पढ़ रहे। ठीक है, तो इसको फिर से सेम नाम दिया गया, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये फीचर क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ। फिर साइंस वाले ने बोला बाबू हम पता क्या करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट जैसे जितने भी हॉलीवुड, जितने भी एवेंजर्स हैं या म्यूटेंट्स हैं, म्यूटेंट्स को जानते हो ना, एवेंजर्स को भी जानते हो। एवेंजर तो मार्वल के हो गए, म्यूटेंट्स डीसी के हो गए, है ना। ठीक है, तो भाई जितने भी एवेंजर्स हैं उन सब में एक कॉमन चीज है, बताओ क्या? सारे के सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट से हुए हैं। ठीक है ना। हाँ, अब भैया हुआ क्या? कैप्टन अमेरिका बनाना था, लैब में ले गए, पता नहीं क्या ऊपर नीचे किया, धमाका हो गया, भैया कैप्टन अमेरिका बन गया भाई, तगड़ा था वो, क्या आ गया ना। फिर उसको डीएनए में मकड़ी ने काट लिया, जाले फेंक रहा वो यहाँ से निकाल के। ठीक है, और दूसरे वाले में तो उसके डीएनए में होता है, वो खुद बनाता है ना। जो दूसरी सीरीज आती है वो, जो मतलब सब में हर उसको काटता है, बट हाँ किसी का निकलता है, और बाकी दो का निकलता नहीं और एक का निकल जाता है, मतलब। हाँ, और फिर क्या कहते हैं, वो हो गया अपना वुल्वरीन। तो वुल्वरीन भी क्या, उसके शरीर में वो डालते हैं, वो केमिकल रिएक्शन होता है। और वो नहीं है जो गुस्सा होगा भयंकर हो जाता है, डॉक्टर हाँ डॉक्टर ब्रूस, हाँ। तो भाई वो भी एक्सपेरिमेंट ही तो था। अगर तुम हल्क की बेस पहली वाली वो देखोगे मूवी, तो उसमें तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर, ग्रीन गैस का। तो इसका मतलब साइंस कहती है कि भाई हर एक चीज एक्सपेरिमेंट है, हर एक चीज केमिकल है। तो साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट है, मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट तो है, लेकिन मैनेजमेंट केमिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट है ऑन ह्यूमन बिहेवियर। किसके ऊपर है? ह्यूमन बिहेवियर। साइंस के एक्सपेरिमेंट हमेशा क्या रहते हैं? स्टैटिक, फिक्स। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर कभी भी क्या नहीं रहता? फिक्स नहीं रहता, क्योंकि नंबर ऑफ चीजों पर वो डिपेंड करता है। कैसे भाई, मन नहीं है आज, तबीयत खराब है, मूड खराब है ना, राइट। तो ह्यूमन बिहेवियर उसके हिसाब से अपने आप को क्या करता है? एडजस्ट करता है, चेंज करता है बिहेवियर। साइंस के एक्सपेरिमेंट को कोई इमोशंस नहीं होते, हर जगह क्या रहेगा? वो सेम रहेगा, उसे कोई इमोशंस नहीं। तुम कैसे हो कैसे नहीं, तुमने 2 केमिकल बनाया भैया, बात खत्म हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये फीचर प्रेजेंट हुआ, नहीं हुआ? नहीं हुआ बाबू, नहीं हुआ। हाँ, ये लिखिए बात।
ये तो एक्सपेरिमेंटेशन साइंस के होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट किससे डील करता है? बिहेवियर से, जिसका आउटकम सेम नहीं होता। सेम तो छोड़ो, तुम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते क्या सामने वाला बंदा कैसे बिहेव करेगा, है ना, इसलिए ये फीचर प्रेजेंट नहीं होता। फिर हमने साइंस वाले से पूछा कि भाई साइंस वाले कहने लगे हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना वो यूनिवर्सल सेम होते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब जैसे मान लो H2O है, क्या बनेगा? कहाँ बनेगा? इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह, अंटार्कटिका में भी, पक्का? अरे अंटार्कटिका में H2O पानी तो बनेगा ही अगर मैं यार तुमने बजाया। लेकिन ये बताओ ह्यूमन यूनिवर्सल सेम हो सकता है? नहीं। ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है? डिफरेंट होता है यूनिवर्सली, हर जगह अलग तरीके से बिहेव करेगा क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से भी। अब तुम अगर यहाँ काम कर रहे हो तो तुम्हारा बिहेवियर हमेशा ऐसा होगा, मैं काम कराते रहते हैं, पैसे ज़्यादा मिलते नहीं। किसी अच्छी इकोनॉमी में चले जाओ, है ना, हाँ मान लो कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, यूएस चले गए, या इंग्लैंड चले गए जहाँ पाउंड 100 रुपये से ऊपर है ना, ऐसी जगह पे चले गए, यूएस में, हाँ हाँ, तो भाई या फिर ऐसी जगह पे चले जाओ तो वहाँ पे पता लगा तुम अमेरिका चले गए, इंग्लैंड पे चले गए, वहाँ तुम्हें ज़्यादा मजा आ रहा है क्योंकि तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में क्या बिहेवियर है कि मैं इंडियन करेंसी में बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ। समझ रहे हो ना बात को? तो ये बिहेवियर फर्क डालता है किसके ऊपर? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अच्छा वहाँ भेज दो, तुम्हें क्या कहते हैं जो, हाँ पाकिस्तान हमसे जो लोअर इकोनॉमी होगी, जैसे हमारा 1 रुपये, उनका 2.5 रुपया, हमारा 1 रुपया, हम 1 रुपया देंगे तो वहाँ के हमें 2.5 या 3 रुपये मिलेंगे। बांग्लादेश भेज दो, है ना, वियतनाम, मॉरिशियस, तो जहाँ पे हमारी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ की पुअर है तो वहाँ पे तुम्हारा बिहेवियर कम होगा, है ना, काम करने में मन कम लगेगा, ठीक है, तो लगेगा यार अब इंडिया ही सही था यार, ये कहाँ भेज दिया हमें। तो इसका मतलब ये कि साइंस यूनिवर्सल एप्लीकेबल तो होता है, लेकिन बाबू बोलो, मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होता। डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है यूनिवर्स के या धरती के डिफरेंट पार्ट्स पर जाकर। देखो ये लिखी बात, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस, देयरफॉर एप्लीकेशन इज नॉट यूनिवर्सल, है ना। जैसे प्रिंसिपल मैनेजमेंट जानते हैं, फेयर रेम्यूनरेशन, तो फेयर रेम्यूनरेशन, अब देखो साइंस की बात करो तो साइंस तो कहता है कि इस काम के इतने रुपये, बात खत्म, है ना, लेकिन फेयर रेम्यूनरेशन क्या कहता है? तो कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है, तो रेम्यूनरेशन प्लेस टू प्लेस बदल सकती है, बात समझ में आ रही है ना। अब जैसे यहाँ पर रेम्यूनरेशन कम मिलेगी, लेकिन फैक्ट्री कहाँ खुली हो? बैकवर्ड एरिया में, ठीक है, म्यांमार साइड नक्सलाइट एरिया है, समझ रहे हो बात को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नागालैंड, त्रिपुरा, या भयंकर सियाचिन बॉर्डर के आसपास, तो वहाँ तुम्हें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है? रिस्क ज़्यादा है, सप्लाई कम है लेबर की। अच्छा तुमने क्यों ऑब्जर्व नहीं करी, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, लेकिन अगर तुम मकान बनाओगे पहाड़ों पर, हाँ क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन महंगा है, पहाड़ों पर ज़मीन सस्ती है लेकिन कंस्ट्रक्शन महंगा है, समझ गए। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं कर सकते आप किसको? मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को। चौथी चीज आती है क्या? रिप्लिकेशन पॉसिबल। रिप्लिकेशन पॉसिबल ये बोलता है कि अगर दो साइंटिस्ट को, बाबू इधर ध्यान देना, दो साइंटिस्ट को सेम डेटा दो, भाई एक आइंस्टाइन को ले लिया हमने और एक न्यूटन को, दोनों को H2O दे दिए, तो न्यूटन क्या मिट्टी का तेल बना देगा? है क्या बनाएगा न्यूटन? तो मिट्टी का तेल तो नहीं बना देगा, मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल है ना, ठीक है, समझ में आई ना बात। तो दोनों पानी बनाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या ह्यूमन पे चलेगा, मैनेजमेंट के ऊपर? दो मैनेजर को सेम डेटा यानी कि सेम ह्यूमन दे दो, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट अलग अलग होगा, है ना। वो मैनेजर के बिहेवियर पर और एम्प्लॉय के काम पर भी डिपेंड करता है, टाइमिंग अलग अलग हो सकती है कि नहीं बात, राइट। तो दो मैनेजर हैं, एक बहुत खूसट है और एक बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया वाले के पास होता है आप आलसी हो जाओ,
और खूसट वाले के पास हम सोचता काम बेकार करो जानबूझकर भी, भैया ये तो हम समय क्या करता रहता है, चिल्लाता ही रहता है। तो बिहेवियर अलग अलग करके रिजल्ट दे सकता है। आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली 1 घंटे में इसने यहाँ किया तो 1 घंटे में यहाँ कर दे, अगर है ना 2 मैनेजर अलग अलग बिहेवियर अलग अलग लेवल के हैं या अलग अलग कंपनीज के हैं तो ठीक है। तो ये प्रिंसिपल भी और ये फीचर भी इस पर नहीं लगता। अब इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कई लोग कहते हैं सर मैनेजमेंट इज नॉट साइंस, गलत जवाब बाबू। हम बोलेंगे मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। बोलो इसका चीट कोड क्या है जो मैंने तुम्हें बना के दे रखा है, प्योर। तो अपना इसका चीट कोड है प्योर, PURE। पी से बाबू प्रिंसिपल ऑफ, हाँ, या प्योर की जगह श्योर भी लिख सकते हो, सिस्टमैटिक नॉलेज यानी कि किताब। यू से यूनिवर्सल, आर से रिप्लिकेशन, ई से एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है। अब एक बार एग्जाम में बहुत भयंकर क्वेश्चन आया, तुम्हारी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, MCQ। मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ या नन। मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ या नन। मैनेजमेंट इज एन, ऑनलाइन वालों आर्ट ही तो होगा, साइंस क्यों नहीं, क्योंकि साइंस में इन एग्जैक्ट साइंस है। हाँ बिल्कुल गलत जवाब, मैनेजमेंट इज बोथ। अरे भाई दोबारा पढ़ के बच्चे हो ना, मेरे टीचर आत्महत्या कर ले कहीं। आप पता क्या करते हो, आप ना लॉ की क्लास में भी पहले ही सही बता देते हो, आंसर को फिर गलत करते हो, फिर सही बता देते हो। तो मैनेजमेंट क्या है, क्यों मैनेजमेंट आर्ट है, ये तो बात प्रूफ होगी क्योंकि तीनों बातें लग रही हैं। मैनेजमेंट साइंस इसलिए है क्योंकि साइंस का एक चरित्र तो लग रहा है, हाँ, इसलिए उसके अंदर वो गुण आ गए, तो इसलिए हम उसे बोलेंगे कि वो है कि नहीं बात। इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस बोथ, बिकॉज देयर इज अ वन कैरेक्टर ऑफ साइंस जो मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसलिए हमने इसे, अब देखो हमने इसे क्या नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला मैनेजमेंट इज नॉट साइंस, हमने क्या बोला मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट, यानी कि साइंस है पर एग्जैक्ट नहीं है। साइंस तो है पर एग्जैक्ट नहीं है। समझ में आ रही ना बात, बोलो। अब जैसे ब्रेड को कोई रोटी नहीं बोलता, लेकिन मेरी दादी नानी ब्रेड को बोलती थी डबल रोटी, है ना, सुना डबल रोटी। रीजन भी कि वो ब्रेड रोटी नहीं है जो हम घर में बनाते हैं, लेकिन रोटी के गुण है क्या कि कहीं आटा, उस आटा का अगर वो बना हुआ है तो, समझ में ना बात। तो वही वाली बात है, इसलिए इसको इनएग्जैक्ट साइंस बोला गया। फिर भैया प्रोफेशन के लोग आ गए, प्रोफेशन के लोग कौन से आ गए भैया, प्रोफेशन में हमने बुला लिया भैया जॉली LLB को। किसको बुला लिया, जॉली LLB आ गया भैया, अक्षय कुमार, जो कह रहे हैं भाई मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, ठीक है। किसका, क्या जॉली मतलब तुम्हारा नाम क्या पूरा, अनमोल जॉली, अच्छा तो ठीक है भाई, जॉली LLB आ गए हमारे, है ना। ठीक है, ये बात तो तुम नहीं बताते, तो मुझे तुम्हारी शादी के कार्ड पे पता लगती देख के। मैंने कहा ये किसकी शादी है भाई, अच्छा वो तुमने बता दिया। तो भाई जॉली LLB आ गया। जॉली LLB पता क्या बोल रहा है, जॉली LLB कह रहा है कि भाई यूं ही नहीं बन जाते वकील या डॉक्टर साहब। वकील डॉक्टर कह रहे हैं यूं ही नहीं बन जाते वकील, क्या करना पड़ता है, किताबें पढ़ना। अभी बताऊंगा, चिंता मत करो, क्वेश्चन कराऊंगा, घबराओ नहीं, ठीक है। किताबें पढ़नी पड़ती हैं, हमने क्या बोला, किताबें तो भाई हमें पढ़नी पड़ती हैं, यानी किताबों वाला आंसर तीनों में क्या है, कॉमन है। यानी द कॉमन फैक्टर इन मैनेजमेंट एंड आर्ट साइंस प्रोफेशन इज बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है।
वेल डिफाइंड, बिल्कुल पता है तुम्हें क्या पढ़ना है। अगली बात, हमने जॉली एलबी से पूछा कि भाई आगे बता अपने बारे में। जॉली एलबी ने बोला भाई यूं ही नहीं बन जाते, क्लैट का पेपर देना पड़ता है। किसका पेपर देना पड़ता है? क्लैट। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या देना पड़ेगा? नीट। सीए बनना भाई, सीए, हाँ हाँ दिसंबर में होता है क्लैट का। ठीक है, भरे हो कि नहीं भरे हो? नहीं भरे हो, ठीक है। अरे सुनो विधान ध्यान से, एंट्री बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब एंट्री पाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एग्जाम। मैनेजमेंट करने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। मम्मी ने कौन सा एग्जाम दे दिया? कोई भी नहीं। तो यहाँ पर कोई एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी, 10वीं फेल होकर भी उन्होंने, कौन है ना, डॉली चाय वाला है। तो भाई धीरू भाई अंबानी ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। धीरू भाई अंबानी तो डायरेक्टर थे, मैनेजर तो थोड़ा डायरेक्टर थे, 10th फेल थे वो तो अनपढ़ थे। उन्होंने कहा भाई मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती, मुझे धंधा करना आता, गुजराती आदमी हूँ मैं, है कि नहीं बात? बनी आदमी, गुजराती आदमी, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई पढ़ाई नहीं आती, धंधा करना आता, पापा से बोल के अपना चल दिए, अब रिलायंस बना दी उन्होंने भाई। इसलिए मैनेजर बनने के लिए तुम्हें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, चीज़ों को क्या करना आना चाहिए? संभालना आना चाहिए। फिर जॉली एलवी ने बोला भाई सुन, जब हम वकील बनते हैं ना, तो हमें एक एसोसिएशन से क्या होना पड़ता है? अटैच होना पड़ता है। जैसे एलएलबी के लिए बार काउंसिल, सीए के लिए आईसीएआई, और डॉक्टर के लिए एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, है ना? बात समझ में आई ना? ऑल इंडिया मेडिकल, हाँ ठीक है ना। तो इनसे आपको क्या मिलता है? लाइसेंस नंबर मिलता है प्रैक्टिस करने का। सीए बनोगे तो भी तुम्हारे पास प्रैक्टिसिंग नंबर आएगा। हर डॉक्टर के पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब मैनेजर बनने के लिए किसी संस्था से जुड़ना जरूरी है क्या? क्या नंबर लेना जरूरी है क्या? कोई जरूरत नहीं है, बनाइए पर मैंडेटरी नहीं है ना। हाँ, तो ये लिखी बात। आईसीआई पे आज जाना पड़ेगा आपको, राइट। और यहाँ पर आपको बार काउंसिल से वो करना पड़ेगा, AIMA पे जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, इसलिए ये फीचर प्रेजेंट नहीं। और क्या होगा? जॉली एलबी ने बोला भाई स्टैचुरी बैकिंग मतलब कि लीगली तुम्हारे पास एक बैकअप होता है, जिससे ये कहा जाता है कि अगर तुमने कोई बेईमानी करी तो तुम्हारी डिग्री छीनी जा सकती है। जैसे हुआ थी ना जॉली एलबी टू अक्षय कुमार वाली, है ना? उसमें क्या होता है, जॉली एलबी टू में वो कहते हैं कि भैया जॉली तुमने क्या कहते हैं फेक सबूत पेश किए हैं, तो तुम्हारी प्रैक्टिसिंग रेस्ट्रिक्ट कर दी, बैन हो जाएगी, है ना? तो छीनी जा सकती है। फिर भाई अगला आता है हमारा साइंस में क्या? एथिक्स। साइंस वालों को हमेशा एथिक्स सिखाया जाता है। एथिक्स मतलब अंतरात्मा की उसूल है ना? अब मान लो ये भैया सिगरेट पी रहे हैं, ये बीड़ी पी रही है, ठीक है, लेकिन घर वालों के सामने नहीं पी रहे। एथिक्स मतलब समझो ना यार, अच्छा नहीं लगता। जो लोग कहते हैं यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली में क्या है, वो उनकी अंतरात्मा में ये एथिक्स आ चुका है कि यार शर्म, तो आम आदमी से बोलता है शर्म कर लेता है, शर्म लिहाज, तो उसे बिजनेस की भाषा में एथिक्स बोलते हैं कि मेरे कुछ उसूल और आदर्श हैं। तो प्रोफेशन के उसूल आदर्श होते हैं, है ना, कि भाई बिल्कुल ही क्लाइंट को लूटना नहीं है ना, उसके हक के लिए लड़ना है, हाँ, अमीर गरीब में फ़र्क नहीं देखना, इलाज करना, इस तरीके से यहाँ पे एथिक्स फॉलो किया था। यहाँ कोई एथिक्स होते हैं क्या? यहाँ कोई एथिक्स नहीं होता। यहाँ एक ही एथिक्स है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस कैसे भी करके लूट पाट करके भैया क्या कर लो, खींच लो। अब बनने लगे वो बात अलग है, लेकिन वैसे कोई एथिक्स नहीं होते। एक ही एथिक्स है क्या? प्रॉफिट करना। बात समझ में आई ना?
ठीक है। अब जैसे मैं बताऊँ सीए में एक एथिक्स बताया जाता है कि सीए का एक एथिक्स है, सीए कभी भी ऐड नहीं करेगा। ओ भाई क्या नहीं करेगा? ऐड नहीं करेगा। ये उनके एथिक्स है। कितनी बड़ी डिग्री लेने के बाद तुम्हें ऐड करना पड़ रहा है कि मुझसे रिटर्न भरवा लो, मुझसे टैक्स भरवा लो, बेइज्जती वाली बात है। तो ये उनके ये सीए कोर्स के एथिक्स है कि सीए बनने के बाद जिन आप अपना ऑफिस खोल के बैठेंगे, प्यासा खुद आएगा कुएं के पास, कुएं को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आएंगे तुम्हें ढूंढते हुए, है ना। लेकिन नहीं नहीं नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा? अपने आप पता लग जाता है माउथ पब्लिसिटी से। अगली बात, कभी देखा तुमने बोर्ड सीए का? वो तो आप रिज्यूम डालते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, ये बात तो आप सही कह रहे हो। हाँ, सर्विस मोटिव। हमेशा एक प्रोफेसर को सिखाया जाता है सेवा भाव, सेवा परमो धर्मा, यानी सेवा ही सब कुछ है। आप पैसे ले रहे हैं तो ये मान के पैसे लें कि मैं सेवा कर रहा हूँ, और सेवा के लिए पैसे इतने ना लें कि गरीब दे ना पाए। तो एक डॉक्टर को ये सिखाया जाता है कि भाई तुम्हारी फीस अगर 1000 रुपये है, तो इसका मतलब फिर तो बेचारा कोई रिक्शे वाला, चाय वाला, ये सब तुमसे इलाज ही नहीं करा पाएंगे। तो अगर भैया इमरजेंसी में कोई बंदा आ गया तो उसका इलाज तुम क्या कर दो? हाँ, फ्री में कर दो। 100 200 400 रुपये ले लो, लूट मत बचाओ कि भाई मैं तो 1000 रुपये ही लूँगा। तो इस तो सेवा भाव, सेवा के इमोशंस हमेशा एक प्रोफेसर को सिखाए जाते हैं कि हमेशा जो लड़ना है वकील को इसलिए लड़ना कि पैसे के लड़ना है, कभी कभी किसे लड़ना है? दूसरे के हक के लिए भी लड़ सकते हैं। जॉली एलबी में दिखाया ना, फ्री में लड़ता है वो केस अक्षय कुमार, जिसके हस्बैंड का इनकाउंटर कर देते हैं। लेकिन क्या कोई सेवा भाव इसमें दिखाते हैं बिजनेस में? नहीं। मैनेजमेंट कहता है भाई सेवा का मतलब क्या है? किसी के लिए कुछ फ्री में कर देना। तो भाई अगर तुम अपना सामान फ्री में बांट दोगे तो हम कमाएंगे क्या? भैया कहावत चलती है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो अगर एक मैनेजमेंट के लोग, है ना, प्रोडक्ट को फ्री में सेल करने के लिए सेवा रखने लगेंगे, तो फिर भाई तुम बिजनेस कैसे चलाओगे, एक्सपेंशन कैसे होगा, है ना। अब बताओ, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट? गलत जवाब। मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज। हाँ, बट मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन। मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है, एक चरित्र तो जिंदा है, कौन सा? हाँ, और इसका चीट कोड कैसे याद करेंगे भाई? मैनेजमेंट के सारे लोग होते हैं भालू। कौन होते हैं भैया? हाँ, मैनेजमेंट के सारे लोग होते हैं भालू। तो कोड क्या बनेगा? BEARS, बियर्स। बी से बाबू बॉडी ऑफ नॉलेज, पॉइंट नंबर 1। ई से एथिक्स एंड कोड। मैनेजमेंट में कोई एथिक्स नहीं है। ए से एसोसिएशन, मैनेजमेंट की कोई एसोसिएशन नहीं है कि जहाँ पे रजिस्टर्ड होना है। आर से रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, और एस से सेवा सर्विस। नोट कर लिया, है ना। अभी क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर भैया अगला आज का आखिरी टॉपिक ऑब्जेक्टिव। सबसे बेस्ट एग्जांपल रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने जब अपना सिम फ्री में दिया 2016 में, नेटवर्क फ्री में दिया, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था बाबू? क्या ऑब्जेक्टिव था? ए पुष्पा, क्या ऑब्जेक्टिव था? नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल। बस मार्केट में सर्वाइव कर ले, हमारा सिम तो लोग खरीद लें। पता लगा सिम ही नहीं खरीदे तो फिर सर्वाइव कहाँ से करेंगे? एक बार सिम खरीद लेगा तो इंसान सोचता है यार फोन बदले बार बार, चल ये रिचार्ज करा ले, है ना। सिम तो कन्वर्ट कराओ अपना, ठीक है। फिर रिलायंस ने अपने उसी डेटा को, 4G डेटा, 5G डेटा का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया कि इंडिया के हर एक कोने में बेस्ट नेटवर्क मिले, कि नेटवर्क भी क्या हो, बढ़िया हो। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का दूसरा पड़ाव अचीव किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सस्ते दाम में प्रोडक्शन। सस्ते दाम में प्रोडक्शन करोगे तभी सस्ता दोगे। ओ अनमोल भाई, सस्ते दाम में प्रोडक्शन करोगे तभी तो सस्ता प्रोडक्शन होगा, तभी तो सस्ते दाम में ग्राहक को दोगे। मतलब रॉ मटेरियल। फिर आजकल क्या कर रहे हो? मजे ले रहे हैं, बढ़ा दिए पैसे। पहले 300 रुपये में, फिर 500 रुपये में, फिर 6 रुपये में 90 दिन, और अब
700-800 रुपये में 90 दिन। अब वो कमा रहे हैं प्रॉफिट, यानी अब रिलायंस जियो पहुंच गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के तीसरे पड़ाव पर। समझ गए? फिर अब क्या कर रहे हो, जियो प्लेटफॉर्म बना दिया। क्या बना दिया बाबू? जियो प्लेटफॉर्म। आईपीएल भी देखना है तो जियो प्लेटफॉर्म पे देखना पड़ेगा, है ना। आईपीएल देखो, वर्ल्ड कप देखो, रिलायंस सावन म्यूजिक ऐप, है ना। अब तुम्हें आईपीएल देखना है, वर्ल्ड कप देखना है, सावन ऐप में गाने सुनने हैं भाई, ठीक है, तो रिलायंस का सिम खरीद लो, क्योंकि रिलायंस की अब ग्रोथ इतनी हो गई कि खाली नेटवर्क नहीं दे रहे, वो नेटवर्क के अलावा क्या दे रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं। बोलो, अरे अभी कौन सा आया था जो वर्ल्ड कप जीती इंडिया ना, T20 वर्ल्ड कप, वो रिलायंस उस पर था ना शायद, जियो पे और हॉटस्टार पे। उसके बाद वाला भी जो है वो जियो पे होगा फिर। हाँ, जियो सिनेमा भी पिक्चर देखने तो उसमें है ना, तो जियो के प्लेटफॉर्म पे ही वो स्ट्रीम कर देते हैं। तो मैंने भी यार डाउनलोड कर रखा है वो, सबके पास होता है, जिनके पास जियो होता है कि भाई आप उसमें देखना है तो वो फ्री होता है। तो ये प्रोडक्ट हो, इसे बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। रिलायंस पहले कपड़ा बनाता था, है ना, अब पेट्रोल भी है, ज्वेलरी भी है, बिजली भी है, कपड़े है ना, कपड़ा तो है ही पहले नहीं। रिलायंस का फर्स्ट बिजनेस कपड़ा था, उसके बाद उन्होंने ग्रो किया, डाइवर्सिफाई। फिर भाई रिलायंस की बात खत्म हो गई। फिर बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं बिजनेस खाली यही नहीं होता कि बिजनेस में तुमने क्या किया, लोगों को बस सामान बेच दिया। बिजनेस में कई बार आपको ऐसा भी करना पड़ता है, अपनी क्या दिखाने के लिए, ग्रोथ दिखाने के लिए। जैसे कि निहार शांति आमला, लगाना शुरू कर देना अब कल से ही। देखो क्या कह रही हैं आले दीदी। बल्कि इसके लाभ का 5% लड़कियों की शिक्षा में भी चला। क्या कह रही है? कुछ पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लड़कियों को जरूर पढ़ाएंगी कि प्रति पैक है ना। बॉलीवुड वाले पढ़ते कहाँ हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं वो लोग। हाँ 10 तक 12वीं तक बीकॉम भी कर ली। प्रति, हिंदी में क्या लिखा है बाबू? प्रति पैक बिक्री पर 5 प्रॉफिट का 5% गरीब बच्चों की पढ़ाई में जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, सोशल एक्टिविटी, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिजनेस का खाली ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता बाबू, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अगला CSR भी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एग्जाम में हम लिख सकते हैं 5% ऑफ प्रॉफिट इज फॉर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, ये ठीक है। ITC के रजिस्टर के पीछे भी लिखा होता है, हाँ है ना, कि 4 रजिस्टर खरीदोगे तो 1 रुपया गरीबों की पढ़ाई में जाएगा, ठीक है। ITC वाले अपने किसानों के लिए, जहाँ पे वो है ना खेती, ITC का आटा आता है ना, आशीर्वाद आटा, तो किसानों के लिए चौपाल रखते हैं। चौपाल मतलब कि उन्हें सिखाते हैं खेती के गुण, कि भाई खेती कैसे की जाती है, एग्रीकल्चर फार्मिंग, है ना, ये इस सॉइल में कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, CSR है। फिर कुछ CSR अपने घर के अंदर भी होता है, जैसे अच्छा एनवायरनमेंट देना, एम्प्लॉयमेंट देना, अपने ही बच्चों को, यानी अपने ही एम्प्लॉय के बच्चों को स्कूल भेज देना, क्रैच में भेज देना, है ना। सामने पार्क मेंटेन कर दिया, किसमें आएगा, CSR। फिर कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, देश का, सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अब क्या बचता है बाबू हमारा, कि भाई मैं कंपनी में इसलिए नहीं आया कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए, देश के पूरे हो जाए। भैया मेरे भी क्या है, हमारे भी कुछ दर्द है ना। जैसे सैलरी बढ़ती रहनी चाहिए, इज्जत मिलती रहनी चाहिए, ओए निकल ले, ऐसे कोई ना बोले, ठीक है ना, राइट। आसपास के पी मतलब बराबर के लोग मजे ना लें, ठीक है। क्या करें, सपोर्ट करें, अगर कुछ चीज़ नहीं आती हो तो सिखाने में मदद करें, है ना। कई बार तो ना, जैसे भाई
किसी को मैथ्स नहीं आती तो उसके मजे लेते हैं, ओए बताइए 17 फोड़ जा, ठीक है, तुम्हें मैथ अच्छी आती है तुम दूसरे को मजे लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से लोग पी रिकॉग्निशन करें, यानी कि जिसको कोई काम नहीं आता है, जिसको कोई कमी है, तो उसको सिखाने की कोशिश करें, ये पर्सन गोल होता है। अच्छा वर्किंग कंडीशन है कि नहीं बात, राइट, कि खाने पीने को हाँ सही मिले, और पर्सनल ग्रोथ यानी कि प्रमोशन होता है। तो ये तो हमारे क्या बाबू फंक्शन हम पढ़ते ही हैं, पूरे पूरे चैप्टर पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, लेवल्स एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ बढ़ाऊंगा, ये बताऊंगा। अब आते हैं भैया एक एक करके धमाके पे। पहले मुझे बताओ ये बता दो भाई, मजा आ जाएगा तो बता दो। मजेदार क्वेश्चन, शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो अब ये चीट कोड याद रखना कि चीट कोड कैसे पहचानते हैं और हमें अलग से लिखने भी चाहिए। चीट कोड पे फोकस करो। एडुकेट रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, बस इतना कमा लूं कि कॉस्ट लागत निकल जाए। ये क्या होगा बाबू, सर्वाइवल पहचान लिया। और ये क्या हो रहा है भाई, नहीं, टर्नओवर इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज, ठीक है ना, बढ़ रहे हैं यानी कि नई ब्रांच खुल रही होंगी। ये क्या है, एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है हमारा, ग्रोथ। कौन सा, ये क्या है, प्रॉफिट। और इन तीनों को अगर एक ही डब्बे में पैक कर दो तो तीनों क्या बने, ये तीनों बने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगली बात, क्या इसमें कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है, एम्प्लॉयज आर हैप्पी सेटिस्फाइड विद द रेम्युनरेशन वर्किंग कंडीशन पॉलिसी। ये क्या है हमारा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव। अब बताओ क्या इसमें पर्सनली पूरे, सोशली पूरे हो रहे हैं, हाँ, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द विलेज, तो ये क्या है, देश का भला, सोसाइटी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बस जैसे लिखा है ये किया, लाइन कोट कर दी, फिर उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आता एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ 3 नंबर में आएगा, 3 ऑब्जेक्टिव ढूंढ लिया, उसका एक्सप्लेन कर दे, जल्दी लिखना पड़ेगा। एक जबरदस्त क्वेश्चन और करता हूँ, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन, खोपड़ी तुम्हारी खुल जाएगी बिल्कुल, घुटने, सॉरी आई रियली वेरी सॉरी, मेरे तो दिमाग में है। हाँ बच्चों ने खुद ही मुझे करेक्ट कर दिया, घुटने से, घुटने तुम्हारे एकदम हिल जाएंगे भाई, खोपड़ी नहीं, घुटने हिल जाएंगे। मेरा सर ऊपर ही है, मेरा भी सर ऊपर ही है। इधर ध्यान दो, झूठ मत बोलो, इधर ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो, इसलिए एडियो के बाद बस धरती में चला जाएगा, इसलिए इधर ध्यान दो। वो कह रहा है ईच साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के फीचर निकालने हैं। तो आर्ट का कोड था आर्ट, साइंस का कोड था प्योर, और प्रोफेशनल कोड था बियर। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं ऑनलाइन वाले क्या गुल खिला रहे हैं भाई। अब सुनो एक बात बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी खास बात ये लिखा है ना, वी कैन स्टूडेंट वेरियस कोर्स एक्वायरिंग लर्निंग फ्रॉम द सिस्टमैटिक नॉलेज। अब सिस्टमैटिक नॉलेज तो आर्ट में भी है
और इसमें भी है, तो 3 तो लिख नहीं सकते, इसलिए अभी इसको छोड़ेंगे। यही इस क्वेश्चन की खास बात है, इस क्वेश्चन की ट्रिक है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब देखो क्या लिखा है, इंटेलिजेंट एप्लीकेशन, ये हो गया आर्ट, और आर्ट में कौन सा बाबू, हाँ पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आर्ट हो गया, पर्सनलाइज एप्लीकेशन स्किल्स, है ना। तो यानी कि अब अगर मैंने आर्ट में ये लिख दिया तो अब किताबें नहीं लिखूंगा, है ना। ओ भाई अगला ढूंढते हैं, बोलो अगला क्या है, ये लिखा सोसाइटी का भला, क्या होगा ये किसमें, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, हाँ सर्विस मोटिव, प्रोफेशन में क्या, सर्विस मोटिव। तो अगर सर्विस मोटिव में चला गया, प्रोफेशन ये कहता है कि सर्विस नहीं करनी है हमें, वो प्रोफेशन वाले कहते हैं हमें मैनेजमेंट में नहीं करनी। तो इसका मतलब किताब में मुझे किस में लिखनी पड़ेंगी, साइंस में लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि साइंस का और कोई है ना चीट कोड दे नहीं रखा। समझ में बात। इस तरह क्वेश्चन आएंगे मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन पे। हाँ एक और देखो जबरदस्त क्वेश्चन, ये बताना 34 और 35, वो कह रहा भाई दोनों को कैसे समझाऊं, खान एंड डेविड को कैसे समझाया जाए कि तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। बोलो हाँ, यानी दोनों ही सही है लेकिन दोनों पूरी तरीके से सही नहीं है। इनएग्जैक्ट साइंस है, क्या बताना है उसे, ये सेटिस्फाई करना है कि ये क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है। तो क्या लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन ऑल है प्योर, और फिर नीचे बताना, दोनों को बैठाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई जो तू बात कर रहा है साइंस है, वो सिर्फ इसलिए हम थोड़ा मान सकते हैं क्योंकि किताबें वाली बात है ना। और दूसरे को भी समझाना पड़ेगा कि भाई दोनों बैठ के समझो कि मैनेजमेंट साइंस है क्या नहीं, फिर हम बताएंगे मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस, राइट। और शाहरुख खान ए बेटा बड़े तुम्हें क्या स्टाइल, क्या बनेगा, क्या बनेगा, इमेजिनेशन। तो ये वर्ड का है आर्ट, आर्ट में भी प्रैक्टिस, आर्ट में भी कौन सा, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है ना। तो देखो 34 क्या लिखा है, देखो ये तो आ गया मैनेजमेंट एज एन आर्ट। 34 में देखो साइंस, हमें समझाना है दोनों को, साइंस क्या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें जनरल ट्रूथ होते हैं जो कहीं भी टेस्ट हो सकते हैं, ये लिख दिया मैंने डेफिनेशन। फिर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी, है ना, और किताब वाले लिख सकते हैं। ये मुझे लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ये GKPL करना पड़ेगा। GKPL बोले तो हाँ घोट के पी लियो, है ना सर। नहीं नहीं पर्सनल एप्लीकेशन नहीं होगा, कौन सा होगा हमारा आर्ट के अंदर, इसमें प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन प्रैक्टिस में आता है। तो ये भाई मैनेजमेंट जो डेवलप किए जाते हैं वो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन से किए जाते हैं, बट वो किस पे होते हैं,
ह्यूमन बिहेवियर पे होते हैं, इसलिए मॉडिफाई हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, बिकॉज दे आर ऑन ह्यूमन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट साइंस और प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, वो बिल्कुल प्योर साइंस की तरह नहीं होते, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, इनएग्जैक्ट साइंस, क्योंकि वो मॉडिफाई हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, किसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। रीजन बीइंग ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक सोशल साइंस, ह्यूमन फैक्टर की वजह से उसे क्या बोला जाता है, प्योर साइंस नहीं बोला जा सकता, इनएग्जैक्ट साइंस बोला जाता है। और प्योर साइंस में ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, वो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ को यहीं से जी के पीएल कर लेंगे, अगर एग्जाम में आ गया तो हमें पता रहना चाहिए हमें किस तरीके से लिखना है। बोलो समझ गए, समझ आ गया सर? हाँ ठीक है भाई, चलो अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन और लेवल्स।